एक दौर वो था, अब से 20 से 25 साल पहले का अगर आप दौर देखें कि आदमी खुले में सिगरेट नहीं पीता था, उसे डर भय होता था कि किसी पड़ोसी ने देख लिया, किसी घर वाले ने देख लिया। आज वो डर भय, आज वो संस्कार, वो सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आदमी अपने आप को खत्म करने पे लगा और बताया था कि आपका हिमाचल और पंजाब संयुक्त रूप से, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों की जिक्र तो जागरण ने की थी। ये जो हमारे शारदा नदी के किनारे का जो पोर्शन है, जिसे ट्रांस शारदा रीजन भी कहे हैं, इस रीजन पर कोई रोकथाम नहीं हुआ। बहुत चर्चित ताज होटल का जो आतंकवादी हमला हुआ उसके भी तार यहीं से जुड़े हुए कहीं ना कहीं निकले थे कि नेपाल जो है, ये जो हमारे शारदा नदी के किनारे का जो पोर्शन है, जिसे ट्रांस शारदा रीजन भी कहे हैं, इस रीजन पर कोई रोकथाम नहीं। ड्रग एडिक्टेड और उसकी फैमिली के संपर्क में आए हों, जो दर्द है ना, मैंने ऐसे लोगों के लिए भी इंडिविजुअली देखा है। अरबों खरबों का कारोबार है। अगर इसी सिंडिकेट के ऊपर बात करें तो उत्तराखंड और पंजाब ये तो क्यों प्रभावित सबसे ज्यादा है, इसके पीछे हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। ड्रग का कारोबार जो ड्रग एडिक्टेड कर दिया, जब युवा को ही कर दिया, तो सेना में आपको जाने के लिए वो लायक ही नहीं बचेगा। हमारा उत्तराखंड आज उड़ता पंजाब वाली स्थिति पे है। यहाँ पर सरकारी तंत्र भी इसमें इन्वॉल्व हो, अंदेशा है, वरना विवेक भाई आप खुद सोचे कि कैसे एंट्री हो सकती है। लेकिन इन 95% की मेहनत को जो 5% करप्ट है उनकी वजह से दिक्कत का सामना पेश करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज आपके बीच फिर से आए हैं। कुछ निजी कारणों के कारण हम आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाए थे। उत्तराखंड में जिस तरह से क्राइम रेट ऊपर जा रहा है, दीपक जी, विशेषज्ञों की अगर माने तो यूथ में उसकी मुख्य वजह नशे के काले साम्राज्य को माने जा रहा है। और बीते दिनों प्रेमनगर के एक निजी यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों की गुटों में एक छात्र जो कि मुजफ्फरनगर का निवासी था, दिव्यांशु जटराना, उसकी हत्या हुई थी। और उसमें बार बार काले साम्राज्य, नशे का जो काला साम्राज्य है, उसका बार बार जिक्र आया है। जब उस मामले का जिक्र आया है, इस नशे के काले साम्राज्य को लेकर उत्तराखंड पुलिस और विशेषकर यहाँ की स्पेशल टास्क फोर्स ने कई बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे किया है। और आज समीक्षा करेंगे इसी विषय पर। क्या कारण है युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे ड्रग्स सिंडिकेट पर अंकुश लगाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं एडवोकेट दीपक शर्मा जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, क्या कारण मानते हैं आज का युवा, आज का छात्र नशे की गिरफ्त में जा रहा है? देखिए विवेक भाई, ये जो नशा है, इसकी अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन अगर ये करें कि छात्र क्यों जा रहे हैं, युवा क्यों जा रहे हैं नशे, तो हमारे जो सोसाइटल नॉर्म्स है वो काफ़ी हद तक बदल गए हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ये सब चीज़ें फैशन बन चुकी है। आज आप देखेंगे कि छोटा बच्चा वो सिगरेट पीते हुए फोटो पर दिखाई दे जाएगा। एक दौर वो था, अब से 20 से 25 साल पहले का अगर आप दौर देखें कि आदमी खुले में सिगरेट नहीं पीता था, उसे डर भय होता था कि किसी पड़ोसी ने देख लिया, किसी घर वाले ने देख लिया। आज वो डर भय, आज वो संस्कार, वो सब चीजें समाप्त हो चुकी है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आदमी अपने आप को खत्म करने पे लगा और हमारी युवा पीढ़ी, वो उसके साथ दूसरी समस्या क्या है कि वो तकनीक, मॉडर्नाइजेशन और ये जो हलचल सी मची हुई है आज कि हम एडवांस हैं, इस एडवांस के नाम पर वो इन कुरीतियों और इन गलत चीजों में इन्वॉल्व होता है। दीपक जी, प्रमुख कारण है। बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं आज हम, तो कौन से सीमावर्ती क्षेत्र ऐसे हैं जो ड्रग्स सप्लाई के लिए जिनको बहुत संवेदनशील माना जाता है? देखिए, जागरण में कुछ महीने पहले एक खबर छपी थी जो मैंने भी पढ़ी थी। जागरण ने कहा था कि हमारे जो सीमावर्ती 3 राज्य हैं प्रमुख, एक बताया था कि आपका हिमाचल और पंजाब संयुक्त रूप से, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों की जिक्र तो जागरण ने की थी। लेकिन जागरण ये बताना भूल गया कि हमारा राज्य नेपाल बॉर्डर से भी लगता है और नेपाल बॉर्डर में जो हमारे सीमावर्ती हमारे जिले हैं, या जो हमारे शारदा नदी के किनारे का जो पोर्शन है, जिसे ट्रांस शारदा रीजन भी कहे हैं, इस रीजन पर कोई रोकथाम नहीं है। नेपाल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश का जो आपका बॉर्डर वाला एरिया है नेपाल से लगा हुआ, और
उत्तराखंड का, नेपाल का लगा हुआ, यहाँ से ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा। दीपक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये क्षेत्र जो है बहुत संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है और पूर्व में भी कई आतंकवादी घटनाएं देश में इस तरह की हुई हैं जिसके तार इस सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े। जी 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 जी। आप अगर इसमें ही देखेंगे तो आपको याद होगा बहुचर्चित ताज होटल का जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके भी तार यहीं से जुड़े हुए कहीं ना कहीं निकले थे कि नेपाल जो है, अब ये जो बॉर्डर है नेपाल वाला, इसमें जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का संयुक्त बॉर्डर अगर कहा जाए तो इधर एक तरफ देखा जाए तो आपका टनकपुर वाला एरिया लगता है, दूसरी तरफ आपका पीलीभीत का एरिया लगता है। इस पूरे एरिया के बीच में एक तो आपका ऑफिशियल बॉर्डर है, इसके अलावा बहुत से अनऑफिशियल बॉर्डर भी है जहाँ पर कोई चेकिंग नहीं है, जहाँ पर कोई चीज नहीं, जंगल के रास्ते जो, इन जंगल के रास्तों पर कोई तारबाड़, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और अक्सर इन जंगल के रास्तों से ही ये अवैध तस्करी, चाहे ड्रग्स की हो चाहे किसी अन्य चीज की हो, जो स्मगलिंग जिसे कहा जाए जी, वो ट्रेड जो है, इलीगल ट्रेड, वो इन रास्तों से होती है। और जब होती है तो दुर्भाग्य की बात ये है कि कोई चेकिंग ना होने की वजह से या कहीं पर प्रशासनिक ढील जिसे मैं कहूँ वो पाई जाती है। वरना आप विवेक भाई खुद सोचिए कि पुलिस की मौजूदगी में, अगर पुलिस वास्तव में कार्य कर रही है, पुलिस की मौजूदगी में एक मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार खड़ा हो जाएगा, करोड़ों अरबों का कारोबार खड़ा हो जाएगा। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। दीपक जी, नशा करने वाला एक व्यक्ति जब नशे की गिरफ्त में जकड़ जाता है तो वो खुद ही नशे की लत से प्रभावित नहीं होता है, उससे जुड़े हुए उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग, एक पूरा परिवार जो है बर्बादी की ओर चला जाता है। जी जी जी। विवेक जी, अगर आप किसी ड्रग एडिक्टेड और उसकी फैमिली के संपर्क में आए हो, जो दर्द है ना, मैंने ऐसे लोगों के लिए भी इंडिविजुअली देखा है, नशा कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाते लगाते ये हालत हो गई कि उनके शरीर में नशे नहीं मिल रही हैं, कभी आंख की पलकों पे लगा रहे हैं, कभी प्राइवेट पार्ट पर लगा रहे हैं, और इस हद तक मतलब लत हो चुकी है कि चोरी चकारी करने लग गए हैं। जब पैसा नहीं रह जाता तो चोरी माध्यम बन जाती है कि चोरी चकारी करने शुरू कर देते हैं। तो नशे का जो सिंडिकेट है ये छोटा मोटा नहीं, अरबों खरबों का कारोबार है। अगर इसी सिंडिकेट के ऊपर बात करें तो उत्तराखंड और पंजाब ये तो क्यों प्रभावित सबसे ज्यादा है, इसके पीछे हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। देखिए, जब हमारा भारत बना था तो भारत का सबसे पहले फ्रंट लाइन पर जो हमारी आर्मी खड़ी होती थी वो जाट रेजिमेंट के लिए कहते थे सरदार जी। उत्तराखंड भी वैसे ही है, यहाँ हर दूसरे घर से एक आदमी सेना में बैठा है। बिल्कुल। अगर यहाँ के पंजाब, आप पंजाब के ऊपर देखे, उड़ता पंजाब मूवी भी आई थी, ड्रग का कारोबार जो ड्रग एडिक्टेड कर दिया, जब युवा को ही कर दिया तो सेना में आपको जाने के लिए वो लायक ही नहीं बचेगा। ये ड्रग का कारोबार बेसिकली जो हमारे जहाँ से हमारे सैनिक ज्यादा नहीं जाते हैं, जहाँ से ज्वाइनिंग जिन राज्यों से ज्यादा होती है उनमें सबसे ज्यादा है। हमारा उत्तराखंड आज उड़ता पंजाब वाली स्थिति पे है। आज आप देखें, कभी आपको किसी नाले में कोई लाश मिल जाएगी, बताया जाएगा कि नशे से प्रभावित होकर इसकी मृत्यु हो गई है। कभी छात्र लड़ पड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, पता नहीं किस कारण से, शायद यहाँ पर सरकारी तंत्र भी इसमें इन्वॉल्व हो, अंदेशा है। वरना विवेक भाई आप खुद सोचें कि कैसे एंट्री हो सकती है किसी व्यक्ति की, किसी चीज की, किसी इलीगल चीज की। बॉर्डर एक सीमा सुरक्षित स्थान है, कैसे एंट्री हो जाएगी बगैर किसी की मिली भगत। दीपक जी, उत्तराखंड पुलिस की टास्क फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके द्वारा पहले भी कई मामलों के खुलासे किए गए हैं ड्रग्स से संबंधित। कई बड़ी बड़ी मछलियों को गिरफ्त में लिया गया है और बड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स को लिया गया है, पुलिस द्वारा उसमें लिया गया है, कस्टडी में लिया गया है। क्या कारण है ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर? क्या पुलिस के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो काफी हैं या कोई और प्रयास किए जाने चाहिए इसके लिए? इस पूरे मामले को आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, 90% से लेके 95% पुलिस महकमे में काम करने वाले लोग अपनी ईमानदारी कौशल से काम कर रहे हैं जी। लेकिन इन 95% की मेहनत को जो 5% करप्ट है जी, उनकी वजह से दिक्कत का सामना पेश करना पड़ता है। देखिए पुलिस जो आपका प्रशासन है ना, इस पुलिस प्रशासन में भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि बिकाऊ है।
और उस बिकाऊ की देन है कि पूरा महकमा बेचारा बर्बाद हो जाता है, सबकी मेहनत खराब हो जाती है। और ये चीज इसलिए, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पुलिस सिस्टम का ही गड़बड़ है। ह्यूमन बीइंग, जितने भी इंसान है जिसके अंदर लालच उसके ईमान से ऊपर निकल जाएगा तो ऐसी घटनाएं घटित होती है। इसमें मैं पूरे डिपार्टमेंट का फेलियर नहीं कहूँगा, मैं स्पेसिफिक टारगेट उस व्यक्ति को करूँगा जिसकी डील की वजह से एंट्री हो। दीपक जी, चूंकि आप भी पेशे से एक अधिवक्ता हैं जी, और अंत में एक प्रश्न लेना चाहूंगा उन अधिवक्ताओं के लिए जो पीढ़ियों को खराब करना का काम कर रहे हैं, नशा बेचने वालों की बात कर रहा हूँ जी। मैंने अधिवक्ताओं का जिक्र इसलिए किया है कि ये मामला अधिवक्ता समाज से भी जुड़ा हुआ है जी। जो नशे को बेचने का काम कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनकी पैरवी करने का काम कुछ अधिवक्तागण करते हैं। उनको बचा के ले जाते हैं, उनको साफ बचा कर ले जाते हैं, और ये देखने में आया है कि वो लोग जेल से छूटने के बाद दोबारा इस काम को इसी काम में लिप्त हो जाते हैं। देखिए, क्या मानना है आपका? जो हमारा कानून है, हमारा कानून ये कहता है कि नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, नो वन कैन बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। किसी पक्ष को सुने बिना उसे सजा नहीं दी जा सकती। अधिवक्ता जो होता है उसका प्रमुख रोल ये है कि वो अपने पक्ष को सुनवाए, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखिए, अधिवक्ता के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ना उसके पास कोई ऐसी चीज़ है, वो तो केवल एक अपना पक्ष पेश कर रहा है। जो न्यायमूर्ति बैठे हैं, जो हमारे जज साहब बैठे हैं, आखिर में निर्णय उनको लेना है। अगर कोई भी अधिवक्ता ये कन्विंस कराने में सफल हो जाता है कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है, तो वहां पर उसका एक्विटल होगा, अन्यथा सजा उसकी निश्चित है। जो दूसरी चीज आपने कही, देखिए नैतिकता के तौर पर अगर देखा जाए तो यदि मैं अधिवक्ता हूं और मुझे ज्ञात हो गया कि इस आदमी ने वास्तव में ऐसा कृत्य किया है और ये आरोपी है, तो मैं इतना जरूर सुनिश्चित करना चाहूंगा कि उसकी मैं केस खुद से स्वयं ना लड़ूं। ये मोरालिटी के आधार पर मैं जरूर करूंगा। क्या खुद की मोरालिटी है। किसी व्यक्ति का प्रोफेशन, क्या किसी व्यक्ति का रोटी रोजगार से जुड़ा हुआ मामला मानवीय मूल्यों से ऊपर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए विवेक भाई। लेकिन एक चीज यही है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई निर्दोष जो उसे फंसा दिया गया हो, किसी तरीके से लिप्त गलती से या किसी अन्य जो चीजें हैं, मैं कैमरे पे नहीं खुल के कहूँगा। कई बार क्या होता है कि सिस्टम में बहुत कुछ खामियां हैं, निर्दोष कोई है, तो उस निर्दोष को बचाने के लिए नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल रखा गया है। और हमारा लॉ यही कहता है कि 100 बेगुनाह छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये कंसेप्ट जो हमारा है ना, इस कंसेप्ट के अधीन रहते हुए प्रत्येक अधिवक्ता काम करता है। यानी कि न्याय प्रणाली के सामने जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बौने साबित हो जाते हैं। देखिए, सिंडिकेट जो आपका ड्रग्स का जो कारोबार है ना, ये सिंडिकेट का मतलब होता है कि नॉट ए सिंगल डिपार्टमेंट इज बीइंग इन्वॉल्व। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे, वो रिसर्च लेबोरेटरी। अगर आप देखेंगे तो जो प्रमुख नशा यहाँ चल रहा है स्मैक, बनता कैसे है? अफीम के पौधे का प्रोसेसिंग होती है, उसका एल्कलाइजेशन होता है, उसमें से आपका स्मैक निकलती है, ज़्यादा प्योरीफाई करोगे, मॉर्फिन जो कि ड्रग है, एक साइकोट्रॉपिक ड्रग है, वो निकलेगी, उससे हीरोइन बनेगी। ये सारी पूरा सिंडिकेशन है। इसमें रिसर्चर्स भी बैठे हैं, किस तरीके से, कौन सी गुणवत्ता, सारी चीज़ें, ये करोड़ों अरबों का बिजनेस है। इस करोड़ों अरबों के बिजनेस में सिंडिकेट है, हर महकमा इन्वॉल्व है। उस महकमा इन्वॉल्व क्यों है? उस महकमे से जुड़े बेईमान ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। यानी पूरी श्रृंखला बने बिना ये नशे का सिंडिकेट चल पाना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। सिंगल मैन कैन नॉट डू एनीथिंग। इसके लिए मुख्य रूप से माना जाए तो दोषी किसको कहें? देखिए, दोषी इस रूप से अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो दोषी वो ड्रग एडिक्ट होने वाले युवा स्वयं हैं, जिन्हें मोरालिटी, देखिए हमारे आपके दौर में, मैं अपना बचपन याद दिलाता हूँ कि हमारे दौर में बीड़ी बिकती थी और हमें शर्म आती थी कि हमारे पास कोई बैठ के बीड़ी पी रहा। शर्म नहीं है। आज इतना एडवांसमेंट हो गया है कि ओपन हुक्का बार खुल गए हैं। पहले बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग होते थे, वो बैठते थे, वो हुक्का गुड़गुड़ा लेते थे। आज हुक्का बार खुल गए हैं। पहले शराब आदमी पी के अगर कोई आता था, शादी ब्याह बारात में घुस जाता था, उस घर में आदमी कहता था कि
इनके खानदान में शादी नहीं करेंगे। तो पहले के कल्चर, पहले की गाइडलाइंस अब विलुप्त हो चुकी हैं। एडवांसमेंट के जमाने में आज कॉकटेल पार्टी आम है। तो ये सोसाइटी की जो चेंजेस हुई है ना, इसका प्रभाव जो पड़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी इम्पैक्ट यही है। देखिए दूसरी चीज, मैं आपसे एक चीज और शेयर करूंगा। स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में माँ बाप ने पढ़ने भेजा है, लिमिटेड पैसा दिया जा रहा है, मान लीजिए उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ऐसी भी व्यवस्थाएं इसी सिंडिकेट में वो लोन दे रही हैं कि लोन ले लीजिए। सुनने में आई है तमाम चीजें जी, कि ऐसी भी व्यवस्थाएं बहुत सारी जगह पर बना दी गई है कि वो लोन देते हैं। बच्चे बताते हैं कि निशा वो लोन दे रहे हैं। अब बात वही है, उन बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जाए, उन बच्चों के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए। स्कूल प्रशासन कंट्रोल कर रहा है तो पेरेंट्स कहेंगे कि ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। मास्टर अगर डांट दे रहा है तो आज मास्टर मुकदमा झेल रहा है। ये हमने अपने आप के सोसाइटी के अंदर इतना वो कर दिया। नशा ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। सबसे पहला नशा अगर देखा जाए तो महादेव ने भांग का नशा किया है, लेकिन हमारे वहां पर एक उसी के काउंटर में एक चौपाई भी दी गई है कि जान गरल जय संग्रह करही काव उमाते काहे न मरही, कि जानबूझ के अगर जहर पियोगे तो मृत्यु निश्चित है। हमारे यहाँ हर चीज के ऊपर रीजनिंग दी गई। दीपक जी, जिस प्रकार आपने सबसे मुख्य दोषी इसको जो नशे का सेवन करने वाला है उसको बताया है जी, कि मुख्य रूप से वो जिम्मेदार है, लेकिन हम आम तौर पर जब इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आता है तो सबसे पहले हम उसमें प्रथम दृष्टया पुलिस प्रशासन को उसका दोषी ठहराते जी, बिल्कुल। लेकिन क्या ये आपकी हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसके लिए हम लोगों को जागरूक करें और इसको रोकथाम के लिए जो भी अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं उस प्रयास को किए जाने चाहिए? बिल्कुल विवेक भाई, इस नशे के कारोबार का एक पीड़ित मैं भी हूँ। मेरी ननिहाल में मेरा सगा मौसेरा भाई जो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा था और उसे मैंने खोया, कंधा दिया है मैंने उसे। मैंने अपने परिवार खानदान जो हमारी नंसार है उस नंसार में बहुत तड़पते हुए लोगों को भी देखा है। तो मेरा सख्त विरोध इसीलिए है, इस नशे से चिढ़ इसलिए है कि ये सूखा नशा समाप्त होना इसके लिए हमें कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। थाना रायपुर क्षेत्र में एक अधोई वाला एरिया है। उस अधोई वाला एरिया में 50 से अधिक युवक ऐसे हैं जो युवतियां आज विधवा हो चुकी हैं, जो युवक नशे का आदी होने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं। ये प्रत्यक्ष हमारे नजदीक शहर के बीचों बीच का मामला है। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले हैं। इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारी, आपकी और पूरे समाज की। सब नशे के मामले को दूर करने के लिए आप और हम जितना भी प्रयास कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आज के शो में आने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद विवेक भाई, आपकी जनता को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आपने मौका दिया, व्यस्तता के कारण हम दोनों बैठ नहीं पाए, जिसके लिए आपकी जनता से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।